नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। कक्षा 7 की जो भूगोल सीरीज चला रहे हैं उसमें जो पार्ट है 9 रेगिस्तान में जीवन। कि रेगिस्तान में जीवन कैसा है, कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ कल्चर क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको इस टॉपिक्स की या ज्योग्राफी की समझ नहीं है, इनका बैकग्राउंड मैथ्स या साइंस रहा है, समझ नहीं आता है, तो उनको एनसीईआरटी पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए जिससे कि यूपीएससी में कोई भी बाधा ना हो। तो आइए हम बात करते हैं आगे की रेगिस्तान में जीवन। शब्दावली है, रेगिस्तान कहते किसको हैं? एक शुष्क प्रदेश। कैसा प्रदेश? शुष्क प्रदेश। जो प्रदेश कैसा है वह शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हो। वो क्या रेगिस्तान? वही रेगिस्तान है। आपने कई चैप्टर में पढ़ा है, अध्याय 5 में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। क्या जीवन है? जल जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। जहाँ पानी और घास दोनों ही नहीं है, वहाँ जीव और इंसान कैसे रह पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, कठिन होता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में जानेंगे, समझेंगे जहाँ पर घास, पानी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ये रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान का एक चित्र है। कौन सा चित्र है? ये जो चित्र है ये सहारा रेगिस्तान का चित्र, जो इसे का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। देख रहे हैं आप, इसका चित्र देख रहे होंगे। गर्म रेगिस्तान सहारा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखेंगे हम। उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े, यानी उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएंगे कि जो मैप देखेंगे तो पता लगाएंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन? सहारा। ये लगभग नोट करना है कि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 8.54। इसको 54 नहीं कहेंगे क्योंकि दशमलव के बाद संख्याओं को एक एक करके गिना जाता है, ना कि एक साथ। आपको याद होगा कि भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया। पश्चिम सहारा रेगिस्तान के बारे में जो सोचते हैं, आपके लिए मस्तिष्क तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। जब हम बात रेगिस्तान की करते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक चित्र बनता है, रेत वाला चित्र, जिससे कि जैसलमेर जैसा चित्र बन जाता है, जिसमें मैंने देखा है कि रेत ही रेत, एकदम तूफान तरीके से सिस्टम। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। जो चट्टानें हैं 2500 मीटर बात कर रहे हैं आप, मतलब 2500 मीटर, 2.5 किलोमीटर अधिक ऊंचाई पर है। ये देखेंगे। क्या आप जानते हैं, ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर तथा, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इन्हें बहुत गर्म शुष्क प्रदेश में बदल दिया है।
जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप में गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिसमें रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। यहाँ देखेंगे कि सहारा के आजकल अल्जीरिया क्षेत्र में अल्जीरिया के क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वनस्पति जात एवं प्राणी जात सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं केकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां भी छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। कहाँ के? सहारा के जंतु हैं। वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार क्या हो सकते हैं? इनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताते रहें। लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो लेकर हम देखते हैं कि सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जीवन में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। कौन कौन? बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजातियों के लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशु को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल, शेर, पेटी, जूते, बाल की बोतल, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़ा एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा के मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या होता है कि मिस्र में उगाए जाने वाले कपास विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज के संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर, जहां तेल एवं गैस की नौकरी ढूंढते हैं। हम चर्चा करेंगे कि क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्द बन जाती है। जहाँ गर्द में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा हो सकता है। मोरक्को में टेफिला-लेट मरुद्यान ऐसे ही विशाल मरुद्यान है। 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
ठंडा रेगिस्तान एवं लद्दाख की बात पर चर्चा करेंगे। ठंडा रेगिस्तान एवं लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। कौन सी नदी प्रमुख है? सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। देखते हैं शब्द है लद्दाख, जो लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। पर्वतीय दर्रों वाला देश उसे हम लद्दाख कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है? क्या है? सबसे ठंडे स्थानों में द्रास स्थित है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर से काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ये क्षेत्र है अभी खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है लद्दाख का क्षेत्र है। यहाँ पे दर्रा है, जैसे दर्रा है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, जोजिला, लेह, ये सभी दर्रे हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आप पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार घात से भी ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। क्या कहते हैं? लद्दाख को खापा चांद कहते हैं, जिसका एक अर्थ होता है हिमभूमि। क्या आप जानते हैं कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक के ऊन लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। वनस्पति जात करेंगे चर्चा। वनस्पति जात यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत बीलों के पल्पर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ प्रवलित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेस्टॉर्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। कौन कौन से पक्षी? ध्यान देंगे कौन कौन से पक्षी, इनको हम नोट डाउन करते रहेंगे। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, लद्दाख के पशुओं से जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। पशुओं के दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोग क्या क्या हैं देखते हैं। लोग कैसे क्या कर क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत पेड़ की लकड़ी बनाया जाता है। बीलो यानी शरपत क्रिकेट सबसे अच्छा बल्ला जो होता है इसी लकड़ी का बनाया जाता है।
क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता देख पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख में क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, ये जो कुछ मठ हैं इसमें हेमिस थिक्से, शे एवं लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ दर्रों के नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान में हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। एवं जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। एक कथन बच गया है, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरती है। रोहतांगला दर्रा, बारालाचा एवं लुनगालाचा एवं टगलंग लाई राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर में खुलता है, क्योंकि बर्फ को हटा दिया जाता है। तो यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर था। कल से कक्षा 8 की जो पहला अध्याय है उसकी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।